बीकानेर का इतिहास चल रहा है, चल रहा है। कल राजा पड़ा था अनूप सिंह, हाँ या ना? चलिए, अब आपको स्वरूप सिंह राठौड़, ठीक है, एक बात। दूसरा, सुजान सिंह राठौड़, इनका कोई महत्व कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं एक साथ ही करा रहा हूं। और तीसरा, जोरावर सिंह राठौड़, ज्यादा नीचे चला गया। आपको भी ऐसे ही लिखना है। एक बार हम एक एक बात पता करेंगे सबकी। बिल्कुल, बेताल 25 का भी अनुवाद किया था। देखो, क्रमबद्धता की वजह से आपको लिखा रहे हैं, वरना ऐसा कोई खास कार्य इन्होंने किया नहीं है। इनकी एक ही बात याद रखनी है, इनकी मृत्यु शीतला माता के कारण हुई है। माता या चेचक बोल सकते हो आप। कल को क्वेश्चन आए कि बीकानेर के किस शासक की मृत्यु माता आने से हुई है या चेचक रोग से हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वरूप सिंह। जी 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 जी। अब आ जाओ सुजान सिंह। 1734 की बात है, आपको याद होगा मैंने आपको कराया था हुरडा सम्मेलन। हुरडा भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है। उस स्थान पर राजपूतों का सम्मेलन हुआ था मराठों के खिलाफ। तो हुरडा सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया। हाँ या ना? यानी आपसे पूछे कि बीकानेर की ओर से हुरडा सम्मेलन में किसने भाग लिया? सुजान सिंह राठौड़ ने भाग लिया। यही बात इंपॉर्टेंट है इनकी। बस जोरावर सिंह की बात करें, ये साहित्यकार थे। जैसे इन्होंने लिखी है, एक पुस्तक है इनकी वेद सार, एक पुस्तक है इनकी पूजा पद्धति। ये तो इनकी खुद की पुस्तकें हैं। अब इन्होंने टीका लिखी है। आपको ये पता है कि जयदेव की गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी, ठीक है? पर आपको ये ध्यान रखना है, कुंभा की रसिक प्रिया पर इन्होंने टीका लिखी है। मतलब खुद एक जो टीका थी उसी के ऊपर इन्होंने क्या किया है, दोबारा से टीका लिख दी। कौन सी पुस्तक है? रसिक प्रिया पर। हाँ या ना? याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल को क्वेश्चन आ जाए कि कुंभा की रसिक प्रिया पर टीका किसने लिखी? जोरावर सिंह ने लिखी है, ठीक है? कुंभा ने किस पुस्तक पर टीका लिखी? गीत गोविंद पर टीका लिखी है। हाँ या ना? ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। इसीलिए इनको एक साथ करवाया गया है। कोई खास बड़ी बात नहीं है इनमें। एक की चेचक से मृत्यु हुई है, एक ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया, और एक विद्वान आदमी था, साहित्यकार आदमी था, इसलिए इसकी एक पुस्तक है वेदसार, पूजा पद्धति, और एक टीका लिखी है इसने रसिक प्रिया पर।
इसीलिए मैंने इनको एक साथ करवाया। नहीं करवाता तो भी चलता। बोलो कैसे? हाँ, इसने खुद ने लिखी है। रसिक प्रिया खुद एक टीका है, ये याद रखनी है आपको। टीका पर टीका लिखी है, ठीक है। चलिए फिर एक तरह से आपने देखो कितनी जल्दी फास्ट 3 राजा पढ़ लिए, है ना? मजा आया ना? नहीं आया? 3 राजा एक साथ पढ़ लिया आपने। अब आपको पढ़ना है गज सिंह राठौड़। अब आपको ये ध्यान रखना है, मारवाड़ में गज सिंह 2 हुए हैं और एक ये गज सिंह तीसरा है, ठीक है ना? वो अलग है, ये अलग है। 1746 से 1787 तक राजा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बादशाह आलम शाह ने इनकी नियुक्ति अवध के नवाब सफदरजंग के खिलाफ की। इनको नियुक्त किया कि सफदरजंग के खिलाफ आप संभालो मोर्चा। और यहां पर ये लगभग 1849 से लेके 1854 तक ये मोर्चा संभाल रहे थे। इस दौरान रहे किसके नवाब खिलाफ? अवध का मतलब अयोध्या, नवाब सफदरजंग के खिलाफ। अब जब यहां पर इनके सैन्य कौशल को देखकर बादशाह ने राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि थी। ये इतनी बड़ी उपाधि है। यहां पर इनका सैनिक कौशल देखा, तब इन्हें राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह आलम साहब। हाँ या ना? याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है? हाँ, बादशाह ने राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि प्रदान की।
कहां के सैनिक अभियान से प्रभावित होकर? अवध के। किसके खिलाफ सैनिक अभियान से प्रभावित होकर? सफदरजंग के। सत्रह सौ करना यहाँ पे ना, ये मानवीय भूल है। मानवीय भूल है, मानवीय। हो गया। एक बात तो ये याद रखनी, गज सिंह सफदरजंग के खिलाफ भेजा था और वहां पे वीरता दिखाई तो उन्हें ये उपाधि मिली है जो इनके नाम के आगे जुड़ गई। कभी आपने किसी धारावाहिक सीरियल टीवी में देखा होगा, कोई भी राजा महाराजा जब पधारता है तो दरबारी बोलता है कुछ, है ना, बोलता है ना, शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। तो वैसे ही ये इनके नाम के आगे जुड़ गया। आज के तर्ज पे देखा जाए तो आजकल ये उपाधियां तो नहीं होती, लेकिन अपन बोलते हैं ना किसी को, किसी अगर नॉर्मल बातचीत होती है तो अपन किसी जैसे किसी कोई बढ़िया व्यक्ति मिल जाए तो अरे आपकी बात तो छोड़ो, आप श्री श्री महाराज 1008 श्री हो, बोलते हैं ना ऐसी बात कभी, श्री श्री 1008 श्री, यानी 1008 बार श्री। आया ना। एक और सूचना है इनके बारे में। शाह आलम सीधा कर लो, बादशाह की आज्ञा से 1759 में बीकानेर में टकसाल की स्थापना की। टकसाल में क्या होता है जी? और एक तो इन्होंने सिक्का बनाया, उसका नाम याद रखना है, गजशाही सिक्का, अपने नाम से चलाया इन्होंने। ठीक है, ये बड़ी बात है। इनको आज्ञा मिली थी बादशाह की तरफ से कि आप अपने नाम से सिक्के चला सकते हो। ठीक है, दूसरे वो जो सिक्के चलने ही हैं वो क्या है? मुगल सिक्के जो चलते आ रहे थे इतने दिन तक, वो तो चलाना ही है। ठीक है ना, वो अपने नाम से भी सिक्के चला सकते हैं, गजशाही सिक्का। इंपॉर्टेंट बात है, बीकानेर में सबसे अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनता है? बीकानेर में किस शासक ने टकसाल की स्थापना की? हो गया। चलिए फिर आगे, गज सिंह भी हो गया। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, कितने छोटे छोटे राजा हैं, ऐसे ही आते रहे तो बढ़िया है। अगले राजा हैं सूरत सिंह राठौड़। सत्रह सौ 87 से 1828। सूरत सिंह राठौड़। अब देखिए एक बात, अठारह सौ 5 में मंगलवार के दिन कौन सा था?
बाटियों से बटनेर जीता तथा उसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। यह भी एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इससे पहले हनुमानगढ़ नहीं था नाम, उससे पहले क्या था, बटनेर था। और इन्होंने 1805 में मंगलवार के दिन जीता और तब इसका नाम पड़ गया हनुमानगढ़। अब आगे देखिए, 21 मार्च 1818, ये डेट याद रखनी है। आपको याद आ गया होगा 1818 आते ही, है ना। इन्होंने EIC से सहायक संधि की। आप कर सकते हो, सहायक संधि की बात करें तो बीकानेर, सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी। आप कर सकते हो सूरत सिंह, सामने है चार्ल्स मेटकाफ। ब्रैकेट में आप लगा सकते हो जी का मतलब होता है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये जितनी भी संधियां हो रही है किस गवर्नर जनरल के नाम से हो रही है, वारेन हेस्टिंग्स के नाम से हो रही है। हाँ, चार्ल्स मेटकाफ राजपूताना की 3 रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों से यही संधि करता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से सहायक संधि मालवा का जो अंग्रेज होता है उसके तहत होती है, नाम होता है मालकम, मेलकम या मालकम। ठीक है, बाकी इन रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों से चार्ल्स मेटकाफ करता है। 2 रियासतें ऐसी है जो इस 1818 से पहले ही संधि कर लेती है, उनकी संधि अब नहीं होती है, अलवर और भरतपुर। खैर, एक बात आपको याद रखनी है, यहां पे इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि बाकी सभी जो संधियां हो रही है ना बालकों, तो वो पिंडारियों और मराठों के डर से हो रही है, बाकी रियासतें इनसे परेशान है। पर मैंने आपको बताया है कि बीकानेर और जैसलमेर में तो मराठे पहुंचे ही नहीं, बताया ना, तो यहां मराठों का डर तो इनको है ही नहीं ना, तो यहां पे याद रखना सूरत सिंह यह संधि अपने सामंतों के विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां ये सामंतों से परेशान है। पावर सेंटर नंबर 2 जो कभी राजा के विश्वास पात्र होते थे, वो यहाँ पे खुद विद्रोह करने लगे हैं और उनसे परेशान है, इसलिए उसे सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई और संधि करनी पड़ रही है ना। दूसरा नोट लगाऊंगा मैं एक और, बीकानेर EIC को खिराज नहीं देगा। पता है ना क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो मराठों को भी नहीं देते थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बीकानेर ईस्ट इंडिया कंपनी को खिराज नहीं देगा, पर सैन्य सहायता देगा। जरूरत पड़ेगी तब क्या देगा? सैनिक सहायता की वादा हुआ है यहाँ पे।
वो भी फिक्स नहीं कितने देगा कितने नहीं देगा, सैनिक सहायता देगा लेकिन टैक्स नहीं देगा। टैक्स इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे बड़ी बात है टैक्स, क्योंकि ये मराठों को भी नहीं देते थे, मराठे आए ही नहीं तो कहां से देंगे, ठीक है, और ना ये अंग्रेजों को देंगे। सही चल रहा है, इससे नीचे नहीं। दोबारा देखो, दोनों जानकारी इंपॉर्टेंट है सूरज सिंह के लिए, दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि एग्जाम में आई हुई है दोनों की दोनों जानकारियां, ठीक है ना। 1805 में मंगलवार के दिन बटनेर पर अधिकार कर लिया, हनुमानगढ़ नाम रख दिया। 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। यही क्वेश्चन आया हुआ है, किस शासक ने की? सूरज सिंह राठौड़ ने की थी, ठीक है ना। और फिर आगे डिटेल में पूछ सकता है कि क्या बीकानेर मराठों को खिराज देता था, नहीं देता था, इनको दिया कि नहीं दिया, ये सब बातें ध्यान रखने वाली बात है। राजस्थान की 3 रियासतें अंग्रेजों से खिराज मुक्त रही है, कौन कौन सी? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़। हो गया? सूरज सिंह कंप्लीट। अब आ रहे हैं रतन सिंह राठौड़। अब तक रतन सिंह नाम तो आपने सिर्फ मेवाड़ में ही सुना होगा, अब आ रहा है रतन सिंह राठौड़ बीकानेर में। एक सूचना, छोटी सी सूचना पहले, 1836 में गया, गया कहाँ है भाई? बिहार में है। गया में राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया तथा कन्यावध के खिलाफ शपथ ली। आगे इसी में कंटिन्यू करना। इसके तहत ही 1844 में बीकानेर रियासत में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। ये ध्यान रखने वाली बात है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान, हाँ गया में मिला, महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी मिला है। तो ध्यान रखना 1836 में इन्होंने सम्मेलन बुलाया, जिसी का परिणाम है कि बीकानेर रियासत में 1844 में क्या हुआ? कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और दूसरी बात है इनकी, बीकानेर में रतन बिहारी का मंदिर बनाया। रतन बिहारी का मंदिर बनाया किन्होंने? रतन सिंह ने।
हाँ, राजा कंप्लीट रतन सिंह हो गया। कितने छोटे छोटे राजा आ रहे हैं ना, ऐसे राजा होने चाहिए ना, ऐसे होने चाहिए। रुको, सरदार सिंह राठौड़, सरदार सिंह राठौड़ इंपॉर्टेंट है ये, पहले बता देता हूं, है ना, है तो छोटा सा ही पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे? पहली बात लिखना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। एक बात तो ये लिखनी है क्योंकि सभी राजाओं ने दिया था। ये तो लिखनी है लाइन, समझ गए? पर इसके नीचे नोट डालना है एक, राजस्थान के एकमात्र शासक, राजस्थान के एकमात्र शासक जो सेना लेकर क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए राजस्थान से बाहर भी गए। न केवल इन्होंने राजस्थान में साथ दिया, और कोई राजा है जो राजस्थान से बाहर नहीं गया, ठीक है ना। राजस्थान में सपोर्ट किया अंग्रेजों को, लेकिन इसने राजस्थान से बाहर जाके भी सपोर्ट किया, ठीक है। राजस्थान से बाहर जाके सपोर्ट किया तो आपको याद रखना है, हांसी एक जगह है पंजाब में, सिरसा सुना होगा आपने, हिसार ये हरियाणा में है, आदि स्थानों पर क्रांतिकारियों से लड़ाई लड़ी, आदि स्थानों पर क्रांतिकारियों से लड़ाई लड़ी। हांसी अभी बात पूरी हुई नहीं है। ये काम जब करेंगे अंग्रेज राजी होंगे कि नाराज? प्रसन्न होंगे, भाई राजा ने इनका साथ दिया इतना, तो अंग्रेज राजी नहीं होके अंग्रेज प्रसन्न हुए। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को, ध्यान से लिखना, 41 गांव, कितने गांव? तथा टिब्बी, एक जगह है टिब्बी, एक जगह है टिब्बी हनुमानगढ़ में, उपहार में दिया। तो जब ये इतना सब कुछ किया अंग्रेजों के लिए, तो बदले में उन्हें 41 गांव मिले और टिब्बी मिला, ये इनाम भी मिला। टिब्बी हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी का प्रवेश स्थल है हनुमानगढ़ में।
हो गया? सरदार सिंह भी हो गया। छोटे छोटे है ना, मजा आ रहा है। अगले राजा आए हैं डूंगर सिंह। कौन से सिंह है? ये नाम भी पहली बार ही सुन रहे हो। एक बात याद रखनी है, अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंट, इसको रिशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? 800 ऊंट काबुल भेजे। ये बात आपको एक तो याद रखनी है, नॉर्मल सी बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, और नॉर्मल से ही राजा है। इनके समय बीकानेर में बीकानेरी भुजिया, वह रसगुल्ले बनने प्रारंभ हुए, जो आज भी प्रसिद्ध है। आप नमकीन खाते हो ना बीकानेर वाली, और रसगुल्ले खाते हो बीकानेर के, जो वर्तमान में भी प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया का तो ऐड अमिताभ बच्चन करता है। पसंद तो है, पूरी दुनिया को क्यों बता रही है? नॉर्मल सी जानकारी है, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़े। अब जो मैं लिखा रहा हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं फर्स्ट करा रहा था, ताकि उस तक पहुंच सके। अब तक आपने क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए काम किए। सरदार सिंह अच्छा है, सूरत सिंह अच्छा है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। पर अब जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपके महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह सेकंड लास्ट। पहले देखो सवाल आएंगे इनके। आधुनिक बीकानेर के निर्माता, आपसे पूछे कौन, आप बताना गंगा सिंह। दूसरी बात, राजस्थान के भगीरथ, आपसे पूछे कौन, आप बताना गंगा सिंह।
आधुनिक भारत के भगीरथ। आपसे पूछे कौन, बताना गंगा सिंह। हाँ या ना? हाँ, मारवाड़ का भगीरथ गज सिंह है। ये इस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की जानकारी। 1891 से शुरू होता है इनके कुछ कार्यक्रम। गंगा रिसाला ब्रैकेट में लगाना ऊंटों की सेना। दूसरी बात, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कहते हैं ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। दो बातें याद रखनी है आपको। गंगा रिसाला की स्थापना इन्होंने की है। गंगा रिसाला क्या है? ऊंटों की एक सेना है, ट्रेनिंग दी हुई, प्रशिक्षण दी हुई सेना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की इन्होंने स्थापना की है। हाँ या ना? उतारो। हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। थोड़ा यहां से देखते हैं आपकी बात। 1899, 1900 इनके समय छप्पनिया अकाल पड़ा। इसका नाम छप्पनिया क्यों पड़ा, कोई बता सकता है आप में से? अरे 1899 में 57 जोड़ने, 18 विक्रमी संवत आपको बताया भाई 57 वर्ष आगे है ना? तो 1899 में 57 जोड़ो, 1956 आते हैं, तो छप्पनिया अकाल पड़ा, है ना? अकाल राहत के कार्य करने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें केसर-ए-हिंद केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। उन्नीस सौ एक में बॉक्सर युद्ध, बक्सर या बॉक्सर बताया था ना मैंने आपको, युद्ध में भाग लेने गंगा रिसाला के साथ चीन गए। कहां गए रे?
ये भी गए थे। अंग्रेजों ने इन्हें चाइना युद्ध मेडल दिए। हाँ या ना? अंग्रेजों ने क्या दिए? चाइना युद्ध मेडल दिए। समझे? आगे देखते हैं। 1901 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड 5, 6, 7 एडवर्ड सप्तम आया ना के राज तिलक में शामिल हुए। ये भी ध्यान रखना है। फिलहाल 3 जानकारियों को उतारो। 56 अकाल पड़ा, लोगों की भलाई के काम किए, अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी, बॉक्सर की लड़ाई में चीन गए गंगा रिसाला के साथ, अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर चीन युद्ध मेडल दिए, और इंग्लैंड के सम्राट के राजतिलक में शामिल होने पहुंचे। कहां? इंग्लैंड। ये थोड़ी है कि सम्राट फतेहपुर ने में ही कर लिया उस राज्याभिषेक। उतारो उतारो उतारो। उई हो गया? चल आगे, चलो आगे फिर। अगली जानकारी इनकी आ रही है। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स, इसका मतलब समझे क्या है? मतलब समझे? अरे आप जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हो वो एक्चुअली में 3 देशों से मिलके बना हुआ है। समझे? तब ये क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। समझ में आई कि नहीं आई? तो आप यूं कह सकते हो ब्रिटेन का राजकुमार, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स बीकानेर आए तथा यहां पर प्रिंस मेमोरियल हॉल की स्थापना की। समझे? वेल्स आया तो प्रिंस मेमोरियल हॉल की स्थापना हुई। उन्नीस 1910 में बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, यह भी गंगा सिंह के समय हुई।
यहां एक नोट डालना है, बीकानेर राजस्थान की एकमात्र रियासत है, या राजस्थान की प्रथम रियासत है जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक या अलग किया गया। ये बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत है जहां पे न्यायपालिका अलग हो गई कार्यपालिका से। अभी इस बात को समझाएंगे आपको, ये थोड़ी पॉलिटी की बात है। ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या वर्तमान में हमारे देश में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है या नहीं? हाँ या ना जवाब दो, सिर्फ ना। कैसे? कैसे कोई समझा सकता है? अलग का मतलब ये नहीं है कि इसके अधिकारी कोई अलग से आएंगे। अलग का मतलब अधिकारों से है। इसके जो अधिकार है उसमें कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो वही तो पूछ रहा हूं मैंने। देखो इसको समझो, पहले मैं समझाता हूं इसको। पहले यहां पे जगह है। वर्तमान में कार्यपालिका है एक, तो हमारे एक व्यवस्थापिका है और एक न्यायपालिका है। हाँ या ना? समझो इसको, ये तीन है, ठीक है। इसका काम है कानून बनाना। क्या काम है इसका? कानून बनाना। इसका काम है उन कानूनों को क्रियान्वित करना, कानूनों को लागू करना, कुछ भी बोल दो आप। और इसका काम है कि अगर कानून गलत बन गए तो कानून की समीक्षा करना, गलत को गलत ठहराना, सही को सही ठहराना। हाँ या ना? इसका काम ये है। यानी वर्तमान में हमारे देश में अगर संसद कोई, व्यवस्थापिका का मतलब संसद होता है, संसद कोई कानून गलत बना देती है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर देती है। हाँ या ना? न्यायपालिका ने ऐसा किसी कानून को रद्द किया है क्या हमारे देश में? सामने उदाहरण पड़ा है, किया है। 99वां संविधान संशोधन न्यायपालिका लेकर आई थी, ठीक है ना, 2015 में। किसके लिए था? जजों की नियुक्ति के लिए था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाँ या ना? गड़बड़ी लगी न्यायपालिका को, न्यायपालिका ने पूरा का पूरा उड़ा दिया इसको। ऐसा पहली बार हुआ है। न्यायपालिका आमतौर पे किसी अधिनियम में से एक क्लॉज उड़ा देती है, उपबंध, छोटा सा कोई पसंद नहीं है उड़ा दिया, एक लाइन मिटा देती है, कुछ चीजें हटा देती है। ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे के पूरे एक्ट को उड़ा दिया गया है। 2015 में न्यायाधीश थे जगदीश कहर। आया ना? तो यह हमारे देश में न्यायपालिका पृथक है, ठीक है। और ऐसा अब समझ में आया कि ऐसा पहली बार काम राजस्थान में किस रियासत में हुआ? बीकानेर में हुआ। यानी अब महाराजा के जो कानून बनेंगे ना, महाराजा जो कानून बनाएंगे उसमें न्यायपालिका सही गलत ठहरा सकती है उनको। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई है, तभी तो ये बोला, देखो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई है। हाँ या ना? स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का मतलब है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अब अंतर हो गया है, ठीक है। अंग्रेजों के समय ये होना बहुत बड़ी बात कहलाएगी। समझे कि समझे? ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, फिर एक छोटी सी हेडिंग डालनी आपको, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। समझ गए? हेडिंग डालनी आपको।
फिर इसमें लिखनी है 25 अगस्त 1914 को गंगा सिंह युद्ध में शामिल। एक बात तो याद रखना, शांति से बैठ जा आराम से। गंगा सिंह कब शामिल हुए? 25 अगस्त 1914 को गंगा सिंह इस युद्ध में शामिल हो गए। चलिए, बहुत बात। और साथ में आपको क्या रखना है? विथ गंगा रिसाला। गंगा रिसाला समझ गए? ऊंटों की सेना। ओके, उन्नीस 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1919 में विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, अब देखो, इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 2 समझौते हुए हैं, पूरे विश्व में हुए वो समझौते। और गंगा सिंह में क्यों लिखना पड़ रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इन समझौतों को क्या कहते हैं? पेरिस शांति। यहां थोड़ी सी वर्ड की हिस्ट्री की बात है ये। शांति समझौता, ठीक है, 1919 है ये भी। दूसरी है वर्साय की संधि, वर्साय की संधि, ठीक है। ये इस विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए ये 2 समझौते हुए, विश्व में हुए आपस में, ठीक है ना। जो जैसे इसके तहत जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना थोपा गया, इसके तहत वर्साय रूस में एक जगह का नाम है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कहने का मतलब ये है। अब आपको क्या याद रखना है, यहां पे नोट डाल के लिखना है, इन संधि व समझौतों पर हस्ताक्षर करने वालों में एकमात्र भारतीय कमांडर गंगा सिंह है। ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर एकमात्र भारतीय किसी का साइन है ना इस समझौते पर। वर्ल्ड लेवल की बात है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है। विश्व स्तर की बात है ये, ना भारत की बात है ना राजस्थान की बात है। ये बात कहां की है? विश्व स्तर की बात है। और उसमें राजस्थान की एक छोटी सी रियासत का राजा एज ए कमांडर हस्ताक्षर करता है। हाँ या ना? कितनी बड़ी बात हो गई ये बात। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है, ध्यान रखना इस बात को, कि पेरिस शांति समझौते पे, वर्साई की संधि वाले समझौते पे गंगा सिंह जी एकमात्र भारतीय हैं जिनके हस्ताक्षर हैं। उतारो। इन संधि व समझौतों पर इंपॉर्टेंट बात है ये, पहले बता देता हूं, एग्जाम में आने लायक है ये, क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए पेरिस शांति समझौते पर निम्न में से एकमात्र राजस्थानी है जिन्होंने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन में गंगा सिंह मिलेगा। हो गया? चलो फिर आगे। एक हेडिंग डालनी है आपको, गंग नहर। क्या हेडिंग डालनी है? गंग नहर। ये भी इंपॉर्टेंट है। गंग नहर,
याद रखना है इसको। पहला सवाल, नदी कौन सी है रे भाई? सतलज है, क्योंकि कोई ना कोई नहर होगी तो किसी न किसी नदी पर तो होगी होगी। कौन सी नदी है? ओके। नंबर दूसरी बात, विस्तार। एक 112 में 17 जोड़ना, 129 किलोमीटर। कितनी? 129 किलोमीटर है। शुरू हो जाती है हुसैनी वाला। कौन सा वाला? पंजाब से लेकर शिवपुर गंगानगर, ठीक है? शिवपुर गंगानगर तक फैली हुई है। उस समय की बात है। सत्रह किलोमीटर राजस्थान में। कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर राजस्थान में। बाकी कहां थी? पंजाब में, ठीक है? उद्घाटन किसने किया इसका? 1927 वायसराय लॉर्ड इरविन। ध्यान रखना है। कुल सिंचित क्षेत्र इसका 3.08 लाख वर्ग हेक्टेयर। वर्तमान में 1.40 MAF जल आवंटित है। इस नहर को इतना पानी मिलता है वर्तमान में। आया ना? वर्तमान में इस नहर को इतना पानी देते हैं अपन। 1.44 ये पानी की मात्रा की इकाई है कोई, MAF। चलिए, ये हो गई आपकी गंग नहर। इसी के कारण तो कहते हैं ना आधुनिक भारत के भगीरथ, राजस्थान के भगीरथ, इसलिए कहलाते हैं। ये उस समय भारत की पहली नहर थी। हो गया? अभी टाइम है, अभी टाइम है। हवेली, हाँ बनाइए, वो हवेलियों में पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लिया तो एक छोटी सी और हेडिंग डालिए, नरेंद्र मंडल। क्या नाम दिया? अंग्रेजी में कहते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। पहली बात, भारत की देशी रियासतों व रजवाड़ों की
समस्याओं के निराकरण के लिए इसका गठन किया गया। भारत तो इस समय भारत आते आते दो भागों में बटा हुआ है, देशी भारत और ब्रिटिश भारत। तो देशी भारत में 565 रियासतें हैं। उन रियासतों में कोई समस्याएं हैं तो एक ऐसा मंच बन गया जो सीधे, ये अंग्रेज है, ये रियासतों का मंच हो गया और ये राज्य है। अब राज्यों के तो काम हो रहे थे क्योंकि छोटे छोटे राज्य अंग्रेजों ने खुद बसाए थे लगभग, तो अंग्रेज वहां पे डेवलपमेंट कर रहे थे। रियासतें देशी थी सारी की सारी, वहां की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही थी। तो इसलिए एक मंच की आवश्यकता थी जो अंग्रेजों के सामने अपनी समस्याएं बता सके, कि एक ऐसा स्टेज मिल जाए हमें, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो अंग्रेजों से सीधे बात कर सके। इसलिए यह मंडल बनाया गया, नरेंद्र मंडल। हाँ या ना? ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इस मंडल के गठन का प्रावधान, यह सवाल आया हुआ एक बार 1919 के एक्ट में। इस एक्ट का नाम क्या है बता सकते हैं कोई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इस एक्ट का ये नाम था। तो सबसे पहले गठन के बारे में जो जानकारी है कि हम एक ऐसा, अंग्रेज बोले अपने को कि हम एक ऐसा मंडल बनाएंगे, और उस मंडल का नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन उस गठन की जानकारी हमें किस एक्ट में मिलती है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में मिलती है। शॉर्ट में इसे 1919 का एक्ट भी कहते हैं। ओके, गठन 8 फरवरी 1921 ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा उद्घाटन किया गया। आप इसको आदमी मानना, सम्राट के चाचा हैं ये, जो सम्राट है इस समय इंग्लैंड का, उसका क्या है? ये चाचा हैं। ठीक है। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका उद्घाटन किया 8 फरवरी 1921 को। महाराजा जयसिंह, कहां के? अलवर के, ने इसे नरेंद्र नाम दिया। अंग्रेजों ने तो इसको क्या नाम दिया था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। अलवर के महाराजा हिंदी भाषा के हिमायती थे और इन्होंने इसको क्या नाम दिया? नरेंद्र है। नरेंद्र का तात्पर्य नरेश, राजा। ठीक है, इसका नाम दिया कि यह नरेंद्र मंडल कहलाएगा। उतारो इसको, अभी थोड़ी 2-4 बातें और बताएंगे इसमें। कहने का मतलब है देशी रियासतों का एक ऐसा समूह बनाया गया जो सीधे अंग्रेजों से बात कर सके और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सके, और उस समूह का नाम रखा गया नरेंद्र मंडल। इस नरेंद्र मंडल के गठन का प्रावधान इस एक्ट में है। सबसे पहले 1919 का एक्ट। एक्चुअली में बताया जाए तो 1914 से 1918 में देशी हमारे जो राजा थे उन्होंने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का जम के साथ दिया, और उनका सहयोग देखकर अंग्रेजों के दिमाग में आया कि हमें एक ऐसा संगठन बना लेना चाहिए जिससे हम उनको आगे और ज्यादा बेहतर तरीके से यूज में ले सकें। हाँ या ना? ठीक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस समय स्ट्रांग होती जा रही थी देश में, तो कांग्रेस थोड़ी कमजोर भी पड़ जाएगी। इस बहाने कांग्रेस से टक्कर लेने वाला भी कोई हो जाएगा। इस तरह से अंग्रेजों की सोच ये थी। उस आधार पर उन्होंने ये एक संगठन का निर्माण की सोची।
इस संगठन का उद्घाटन 8 फरवरी 1921 को हुआ। ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया। ये सम्राट थे जो जॉर्ज थे उस समय, उसके चाचा हैं, ये उद्घाटन करने के लिए आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। नहीं, महाराजा जय सिंह अलवर के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया? नरेंद्र रखा गया। अब देखिए, कुल सदस्य, देखो कहीं पे मिलेगा 120 और कहीं मिलेगा 121, हाँ या ना? इस मंडल में कुल सदस्य कितने थे? 120 या 121? मैं कोई विवादित बात नहीं करना चाहता, इसलिए दोनों ही लिख दिए मैंने, ठीक है? 120 भी हो सकते हैं, 121 भी हो सकते हैं, याद रखना। क्यों, मैं बता देता हूं आपको। 565 रियासतें थी टोटल, हाँ या ना? उन 565 में से ये तो तय था कि 112 प्रथम दर्जे की रियासतें थी, फर्स्ट लेवल की, तो उनके 112 तो आ गए, ये क्लियर था पहले से, हाँ या ना? ठीक है। बाद में बोला गया कि 13 सदस्य बाकी की रियासतों से आएंगे, ठीक है? टोटल 119 हुए कि नहीं हुए? लेकिन कहा जाता है कहीं पे कि ये 13 ना आकर ये 14 या 15 आ गए थे बाद में, हाँ या ना? इसलिए कहा गया कि या तो 120 हो सकते हैं या 121 हो सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो टोटल सदस्य संख्या आपसे पूछे तो 120 भी सही है, 121 भी सही है। ऑप्शन देख के उत्तर देना, कुछ भी गलत वलत नहीं करना है। बोला क्या हो गया? ओके, आगे दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी अब। इसका जो भी अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वायसराय होगा। कौन होगा? कौन होगा? और अगर वायसराय नहीं हो, वायसराय की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्ष कौन होगा? क्या कहलाएगा? चांसलर। क्या कहलाएगा? वेरी गुड, ध्यान रखना, ये बात तो समझ में आ गई आपको। तो पहला सवाल, इस मंडल का प्रथम अध्यक्ष, ये सवाल पूछे तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें भी आपको मैं पहले तो बता देता हूं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू वाला। दूसरा लॉर्ड रीडिंग। मैं इसलिए बता रहा हूं दो दो, क्योंकि अगर उस एक्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका पहला अध्यक्ष वायसराय उस समय चेम्सफोर्ड था, हाँ या ना? लेकिन चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक ही था, ठीक है? और रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1925 तक था, हाँ या ना? उस हिसाब से देखा जाए तो लॉर्ड रीडिंग इसका पहला वायसराय था। हाँ, चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसका नाम, समझ में आई कि नहीं? तो कहने का मतलब इसके प्रथम अध्यक्ष दोनों हो सकते हैं, उत्तर ऑप्शन के हिसाब से देखना। लेकिन प्रथम चांसलर पूछे आपको तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका पहला चांसलर था महाराजा गंगा सिंह। इसलिए मैं आपको गंगा सिंह में पढ़ा रहा हूं, या पूरी रामलीला मैंने आपको बताई है इसकी, ठीक है ना? मैं एक लाइन लिखा सकता था, एक लाइन में खत्म कर सकता था इस पूरी बात को कि नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह थे, आप रट भी लेते। लेकिन नरेंद्र मंडल क्या है ये कभी समझ नहीं पाते। नरेंद्र मंडल ये है, हाँ या ना? अब इस मंडल की कुछ बातें मैं यहां लिख रहा हूं। और क्या बातें? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, भोपाल,
बड़ौदा आदि रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें भाग नहीं लिया। ये रियासतें इस नरेंद्र मंडल की सदस्य नहीं थी। याद रखना, इन्होंने बहिष्कार किया इसका, हम शामिल नहीं होंगी। कौन सी? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, भोपाल, बड़ौदा, ये सब रियासतें नरेंद्र मंडल की हिस्सा नहीं थी। आगे छोटी मोटी जानकारी सिर्फ सुनने के लिए है। प्रत्येक 1 वर्ष के बाद नरेंद्र मंडल की मीटिंग होती थी। कहां पर? दिल्ली में। इसका जो पहला ये सम्मेलन है ये हुआ है 8 फरवरी 1921 वाला, लाल किला दिल्ली में हुआ है। हाँ या ना? 1923 से लेकर 1927 तक इनकी मीटिंग एक बंद कमरे में होती थी, इसलिए उनको बंद सम्मेलन कहा जाता था। 1927 के बाद इनकी मीटिंग खुले में होती थी, इसलिए उसको खुला सम्मेलन कहा जाता था। हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं बातें? ये बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। इसके प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह थे। जब हम आजाद हो रहे थे 1943 से लेकर 1947 के आसपास, उस समय भी ये गठित था। इसकी अंतिम मीटिंग 25 जुलाई 1947, याद करो, मैंने करवाई थी एकीकरण के दौरान। लॉर्ड माउंटबेटन ने संबोधित किया था सबको। उस मीटिंग में ही तो ये तय हुआ था कि अब भारत में लगभग रियासतें आके मिल जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस मीटिंग में बताया था कि भैया तुम्हारे मर्जी नहीं चलेगी, जनता क्या चाहती है वो देखो। जनता तुम भारत में मिलना चाहते तो भारत में मिलाओ, जनता पाकिस्तान में मिलाना चाहती है तो पाकिस्तान में मिलाओ। वो कहते हैं कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की आखिरी मीटिंग है 25 जुलाई 1947 वाली। उस समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। वायसराय होता है, आया ना? उस समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर महाराजा रणजीत सिंह जाडेजा जामनगर थे। रविंद्र जडेजा का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेटर है, उसके फादर है ये। हाँ या ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? महाराजा रणजीत सिंह जडेजा उस समय इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? बता लिया? कितना बड़ा हो गया क्या है? थोड़ी सी बातें रह गई यार, बातें रह गई। क्या हुआ? थक गए? थक गए? देखो, 2 राजा बचे हैं, मुश्किल से 1.5 राजा बचे हैं। उसके लिए अलग से वीडियो क्या बनाना, कल नई रियासत ही चला देंगे, है ना? जयपुर का ही शुरू कर देंगे। आज इसको खत्म कर लो, कंप्लीट कर लो आज इसको। आज खत्म हो जाएगा बीकानेर। हाँ, गंगा सिंह में कर रहे हैं अपन। देसी रियासतों के, हाँ, देसी रियासतों के संबंध जानने के लिए
बटलर समिति का गठन किया गया। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया था कि उनके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, कैसे रखने चाहिए। और उस समय गंगा सिंह का एक स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार आ सकता है ये, हमारे संबंध भारत के स्थान पर ब्रिटिश राजतंत्र से समझा जाए। हाँ या ना? ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि हम उत्तरदायी किसके लिए? भारत के लिए नहीं है, हमारे संबंध ब्रिटेन की महारानी या महाराजा के प्रति समझा जाए। हाँ या ना? ये स्टेटमेंट उस समय गंगा सिंह ने दिया था। उतारो। हो गया? हो गया। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? देखो 1920 में एक, जैसे ही प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, 5 या 10 मिनट और, जैसे ही प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, जैसे ही 1914 से 1918 चला, 1919 में पेरिस शांति समझौता, वर्साई की संधि हुई, 1920 में दोबारा दूसरा वर्ल्ड वार शामिल नहीं हो इसलिए एक संगठन बना, और संगठन का क्या नाम था? राष्ट्र संघ। 1920 में स्थापित हुआ। ठीक है, याद रखना इस बात को। और उसका 5वां सम्मेलन हुआ, उसका 5वां सम्मेलन, प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन होता है, तो 20 में एक हो गया, 21, 22, 23, 24, 5वां सम्मेलन कब होगा आपसे पूछे तो 1924। उसके 5वें सत्र में भारत की ओर से शामिल होने वाले आदमी कौन है? महाराजा गंगा सिंह है। याद रखना इस बात को। ठीक है, हाँ, तो 20 में जिस समय स्थापना हुई उस समय होगा ही होगा। अगली बात, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, यहां पर भी गए हैं ये 1939 से लेकर 44 तक। दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया इन्होंने। गंगा सिंह ने कितने पेज भरवाए आपके? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लो, तुम परेशान हो गए गंगा सिंह से, है ना? सादुल सिंह, सादुल सिंह, लिखो राजस्थान एकीकरण
पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति, वहां पे भी लिखाया था मैंने आपको, यही है प्रथम। आया ना 7 अगस्त 1947 को कर दिए थे इन्होंने। खारा दूधवा किसान आंदोलन, आंदोलन में पढ़ाऊंगा डिटेल, इनके समय हुआ। आपसे राजा पूछेगा सिर्फ कई बार, उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? सादुल सिंह। तीस जून 1946 राय सिंह नगर, गंगानगर में तिरंगे के लिए बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। ये घटना के समय राजा कौन थे? सादुल सिंह। इन्होंने रियासत में न्योता कर व उत्तराधिकारी कर समाप्त कर दिया। न्योता कर का मतलब किसी के विवाह के समय लिया जाता है। नुत्तो, नुत्तो समझ गए? वही है यहां पे। उत्तराधिकारी कर का मतलब होता है जो ही कोई नया राजा आता है, उत्तराधिकारी वही होता है, उस समय कर लिया जाता है। वो कर समाप्त किसने किया? सादुल सिंह ने। किसने किया? सादुल सिंह ने। 30 मार्च 1949 को, आपको याद ही होगा, जे बी के अनुसार कौन से संघ में? वृहद ही था ना, वृहद राजस्थान संघ में बीकानेर का विलय हुआ कि नहीं हुआ? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वृहद में ही है ना? चलिए इतना ही सादुल सिंह ने। हो गया? देखो, आजादी के बाद इन्हीं के बेटे हुए हैं, नाम है कर्ण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह या करणी सिंह कहते हैं इनको, ठीक है? हाँ या ना? अरे मैं इनको इसलिए लिखा रहा हूं, इसके बाद राजा नहीं है ये एक तरह से, हालांकि लोकसभा सांसद रहे हैं, चुनाव जीते हैं बहुत बार, ठीक है? आपको इनके बारे में लिखना है, महान निशानेबाज। कौन थे ये? महान निशानेबाज थे। समझ में आई कि नहीं आई? अनेक खेलों में देश का
प्रतिनिधित्व किया। और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन? करणी सिंह। याद रखना, ये आजादी के बाद की बात है, ठीक है ना। इनके बाद इनके 5 बेटों ने बीकानेर को 5 भागों में बांट दिया था, ठीक है। वो पंच पाने कहलाते हैं बीकानेर के। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं करण सिंह नाम के एक राजा हुए हैं, महान निशानेबाज थे। जैसे कोटा के भीम सिंह थे, वो भी महान निशानेबाज थे, ठीक है। और इस तरह से आपका बीकानेर का इतिहास समाप्त। हाँ या ना? बीकानेर कंप्लीट हो गया है। बाकी अपन बाद में देखेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।